सच में क्या वर्क होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन? क्या आपका राय क्या है इसके बारे में? थोड़ा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो वो भी अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। एनएलपी बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या है ये, मींस थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एनएलपी, बिकॉज उसके बेनिफिट क्या है। मैं सिंपली लोगों से पूछता हूँ 2000 कमाना आसान है कि 2 लाख? मेडिटेशन मत आग बंद करके देख लेना, लेकिन आग बंद करने के बाद भी बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार आते हैं, तो खुद को जानिए कैसे कि आप जो विजुअलाइज करेंगे वो ऐसा होगा आपके लिए, ऐसा कहा जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, विजुअलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है थोड़ा सा? तो ये अगर हम दिन भर का कैलकुलेशन करें तो सर्वे कहता है ये मैक्सिमम 3 आवर्स ही प्रोडक्टिव होते हैं। और 5 बजे वो घड़ी देखना शुरू करता है क्योंकि 6 बजे घर जाना है। आप बोलिए आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। आप इसमें थोड़ा सा फीलिंग डालिए। आई एम एनर्जेटिक। आप उसमें इमोशंस डालिए कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम एनर्जेटिक। आप इमेजिन करिए कि आप उस एनर्जी के साथ 500 लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपके पांचों सेंस डाल के 500 पब्लिक के सामने बोल रहे हो कि आई एम एनर्जेटिक। आई एम एनर्जेटिक। मेरा तो यही कहना है सबसे कि अपने भीतर के हनुमान को आप क्लियर कमांड दे, ताकि वो आपका जो राम है और जो आपकी डेस्टिनी है सीता, वो एक रूप हो और आप जीवन में आपके राम राज्य का निर्माण हो। Hey guys, welcome to the today's podcast। आज के जो गेस्ट है हमारे विवेक डोबा सर है, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस एनएलपी कोच है, बिजनेस कोच है, और अब तक उन्होंने 35,000 से ज्यादा लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मीन्स उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, उनकी लाइफ का बिजनेस ग्रो किया है और बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उन डेप्थ में जाने वाले हैं जहां पे हैप्पीनेस क्या होता है, पीस क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, रामायण महाभारत के जैसे कहा कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई करें अपने लाइफ में, बहुत कुछ जानने वाले, उनकी जर्नी जानने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेप्थ कन्वर्सेशन है इसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आपको इस गहराई में जाना हो तो, जो टॉपिक मैंने बताया है उसके गहराई में जाना हो तो आपको पूरा ये पॉडकास्ट देखना जरूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, और भी नए नए पॉडकास्ट आने वाला है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है, कंजूसी मत करो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। नॉलेज अपग्रेड होने के लिए रील्स देखते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, तो अच्छा कुछ मिल रहा है, नॉलेजेबल कुछ मिल रहा है, खुद की लाइफ अपग्रेड हो रही है, तो उसके लिए सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? कर लो यार। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्टली मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट को, जो है हमारे सर विवेक डोबा सर। वेलकम सर। सर डायरेक्टली क्वेश्चन चालू करूंगा आपसे कि मुझे आपकी पहले तो छोटी सी जर्नी बताइए कि बहुत लोगों को पता नहीं आपकी जर्नी की, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। बहुत सारे आपके जोश टॉक मैंने देखे हैं, बहुत सारे आपका बुक भी हमने बहुत सारे पढ़े, लेकिन थोड़ा सा हमारे गेस्ट को, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो ऑडियंस को, उनको थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके ऑडियंस से रूबरू होने का मुझे चांस दिया, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ अमरावती से। 12th में पापा गुजर गए, फिर क्वेश्चन था सर्वाइवल का। तो मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मैथ्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जहाँ पे M1, M2, M3 पढ़ाया जाता था। और जनरली ऐसे बोलते हैं इंजीनियरिंग में जिस दिन आपका मैथ्स निकल गया तो इंजीनियरिंग खत्म हो गया। और मैथ्स का लॉन्ग फॉर्म भी है ना, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। तो ऐसे ही अटैक में तब करता था, लेकिन क्या हुआ, सेकंड बैच में हमारा 100 आ गया। अरे वाह, 100 आउट ऑफ 100। फिर हर साल 4 बच्चे 6 बच्चे ऐसे 100 आने लगते। अरे वाह। तो इंस्टीट्यूट बूम पे था। वेरी गुड। और एक समय ऐसा आया कि हम 1500 से 2000 बच्चों को पढ़ाने लग गए। अरे बाप रे, 2000 बच्चे एक बैच में बोल रहे हो या नहीं, पूरे? ऐसे दिन भर में हमारे 2000 बच्चे आते थे, यानी मैं एक कॉलेज ही रन कर रहा था। अरे बाप। लेकिन मैं बाय चांस आया था, चॉइस नहीं। ओके। फिर सुबह 6 बजे जो साइन कॉस टैन, वही रात में नींद में भी साइन कॉस टैन था। 2011 में शादी हो गई तो बीवी भी बोलती थी टाइम नहीं देते हो आप, दिन रात आपकी दूसरी बीवी मैथ्स के साथ रहते हो। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ और करना है। और समहाउ 2008 में आपने ये डिसीज सुनी होगी, बेल्स पाल्सी, जिसमें क्या होता है, चेहरे का पैरालाइज होता है। तो मुझे मेरा ये वेन ब्लॉक हो गया था ओवर स्ट्रेस के कारण, और मेरा हाफ जो पोर्शन है वो पैरालाइज हो गया था। अरे बाप रे। तो फिर बेल्स पाल्सी होने के बाद मुझे पता चला ओवर स्ट्रेस, कि सुबह 6 से 10 काम कर रहे हैं, खुश नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन हैप्पी नहीं। फिर समहाउ मैंने सोचा नहीं यार, मुझे
जो मुझे पसंद है वो करना है। फिर मुझे क्या पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद था, मुझे बच्चों की हेल्प करना पसंद थी। अब जो स्टूडेंट आते थे जिनके ब्रेकअप हो गए, या जिसने कभी एग्जाम का रिजल्ट खराब आने के कारण सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ तो मैं सबकी हेल्प कर रहा था। तो 2008 में वहां एक सीक्रेट मिला कि मेरा जो पर्पज है वो लोगों की हेल्प करना। तो समझ वहां मुझे क्लिक हुआ और धीरे धीरे फिर मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। वेरी गुड। मीन्स जैसे आपने लोगों को हेल्प करना आपको अच्छा लगा, तो आपको फिर वहां पे पता चल गया कि हाँ ये लोगों को हेल्प करके फिर आपने इसका R&D कैसे किया? क्योंकि ये नॉलेज तो डायरेक्टली नहीं आता सबको। NLP का नॉलेज है, मेडिटेशन का नॉलेज है, पीस का स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो कैसे आपने अडॉप्ट किया? मुझे आज भी मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट याद है। आई थिंक 2 अक्टूबर, मैं जैसे आपको 2 अक्टूबर बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है? गांधी जयंती। और गांधी जयंती आती है, और कौन सा आता है? वो मूवी का एक था कोई, तो दृश्यम, मूवी, पाव भाजी, और कुछ लोग बोलेंगे ड्राई डे। हाँ, ड्राई डे। तो 2 अक्टूबर 1994 एक स्टूडेंट को क्या हुआ, स्पीच देना था गांधी जी पे। तो जनरली जब हमें स्पीच देना होती है तो हम क्या करते हैं, फुल प्रिपरेशन करते हैं। जो भैया होते हैं या जो पड़ोसी होते हैं, टीचर्स होते हैं, इन सब का हेल्प लेते हैं। तो ये स्टूडेंट ने वो प्रिपरेशन किया, पूरी तैयारी की, और 3 अक्टूबर 1994 को 500 स्टूडेंट आगे बैठे और ये खड़ा हो गए। अब वो 500 जो स्टूडेंट है, यानी 1000 आईज उसे घूर रही, और इसने वो स्टार्ट सुपर्ब किया। माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाने से किसने रोका है? और इसका दिया खुद का बुझ गया, और ये सारा भूल गए। हाथ में कागज था। लेकिन ऐसे समय जब वो 1000 आईज घूरती है, और जो पीछे 4-5 दोस्त थे वो बड़े हैप्पी थे कि तुझे बोला था मत बोल। तो वो फ्रस्ट्रेशन था, ये बच्चा खड़ा है और पीछे से मोटिवेशन भी आ रहा है, कम ऑन यू कैन डू इट। लेकिन ऐसे समय ना यहाँ साउंड अटक जाता है, और ये लड़का पूरा पसीना पसीना हो गया। तभी एक सर को रियलाइज हुआ कि ये आप बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उसे उठाया, वहां से पीछे लेके गए। उस दिन वो बच्चा बहुत रोया, और उसने उस दिन डिसाइड किया था कि एक दिन वो हजारों लोगों के सामने बोलेगा, और वो मैं ही हूँ कि आज मैं वो सबके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स कोई भी जो मुझे सुन रहा है, जो आपके ऑडियंस सुन रहे हैं, या जो मेरे सारे स्टूडेंट है वो सुन रहे हैं, वो कोई भी कर सकता है। सिर्फ नीड क्या होती है? यस, अभी रिसेंटली आपका एग्जांपल से एक संदीप महेश्वरी जी का एग्जांपल भी सेम है। अच्छा। उनको पुणे में किसी कहाँ पे जो बुलाया था, वहां पे भी 200-300 बच्चे MBA के बच्चे थे, और उनको स्पीच देने, वो भी प्रिपेयर करके आए, लेकिन वहां पे जाके पूरा ब्लैंक हो। उन्होंने बताया भी, और उन्होंने ठाना कि भाई इसके बाद मैं जहाँ पे जाऊंगा तो पूरा खुद को पूरा चेंज करके ही खुद को आगे प्रमोट करूंगा। तो डेफिनेटली ये फेलियर बहुत जरूरी होता है। जैसे फेलियर नहीं आएगा तो फिर आगे वो हिम्मत नहीं आती, मोटिवेशन नहीं आता, और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं आता। सो डेफिनेटली फेलियर इज द मस्ट। ऐसा ये इससे NLP में एक टर्म है, देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। जैसे आप मैच बॉक्स लो, अगर माचिस में की एक तीली खराब है तो आप पूरा मैच बॉक्स फेंकते हो? नहीं। ऐसे लाइफ में अगर एक फेलियर आ जाए तो मैं क्या बिजनेस बंद कर दूं, मैं जिंदगी जीना छोड़ दूं? नेवर। हमें क्या करना है, फेलियर से लर्निंग लेनी है, वो फेलियर्स को लिखना है, और उसका 24 रीजन लिखने हैं कि मैं फेल क्यों हुआ। क्योंकि कुआं भी जब हम जाते हैं तो पानी कब लगता है? पानी तो ज्यादा डीप डाउन जाने के। तो बस यही ऐसा है ना कि जब फेलियर में हम डीप डाउन जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली हम फेल क्यों। और जैसे जब मैंने वो रियलाइज किया, मुझे समझा, अरे गड़बड़ विवेक मेरी यहाँ पे काम करना है, तो कहानी फिर बदल। NLP बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या है NLP। मीन्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करो NLP, बिकॉज उसके बेनिफिट क्या है। लोगों को बस लॉन्ग फॉर्म पता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं पता। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? देखो, सिंपल लैंग्वेज में जो आपके लिए काम करता है वो NLP है। कि मान लो जैसे मोबाइल लेते हैं, कार लेते हैं, मैनुअल आता है, लेकिन इंसान का जब जन्म हुआ तो उसके पास कौन सा मैनुअल है? कोई मैनुअल। ब्रेन के लिए कौन सा मैनुअल है? कोई नहीं है। अब NLP ये इतना अच्छा टर्म्स है, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लॉन्ग फॉर्म सभी को पता है, लेकिन मान लो मुझे इस बंदे से बात करनी है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, मेरे बैड हैबिट्स क्या है, मेरे प्रोग्रामिंग क्या है, अगर मुझे ये रीप्रोग्राम करना है तो वहां टूल्स जो है वो है NLP। अब ये आया कहां से? तो बहुत लोग बोलते हैं कि
रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, ठीक है, उन्होंने वो इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने वो सारी चीजें डिजाइन की, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाया, लेकिन उससे पहले ये कहा था वेदास में। वेदास में था। दुनिया के पहले काउंसलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब भगवत गीता में जो उन्होंने बोला है वही सारे टर्म्स हमें बेचे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कल्चर है ना कि वेस्ट से आया तो बेस्ट है, बेस्ट है। मींस वेस्ट ने बोला कि ये ऐसा है, अपने यहाँ वेदोस में और अपने श्री कृष्ण रामायण में और इतना महाभारत इतना डिटेल में बताया गया है, इतने श्लोक्स वगैरह में, तो वो वही कॉपी कर रहा है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि अरे वही रेफरेंस लेके वो कुछ उसको रीडिजाइन कर रहे हैं और स्ट्रक्चर वाइज शोकेस कर रहे हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ये तो बहुत लोगों को पता है एनएलपी से, लेकिन जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में कि मोबाइल का एक मैनुअल होता है, उसको यूज कैसे करें, कोई भी मशीन का एक मैनुअल आता है। सो एक लाइफ का मैनुअल में क्या होता है जो कि आप बोल सकते हो कि ये सर ये चीजें होनी चाहिए आपके मैनुअल में, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो चेंज होते रहता है हर एक, क्योंकि हर एक डिवाइस अलग है, हर एक आदमी अलग अलग है, तो एक ही मैनुअल सब में कैसे अप्लाई होगा, तो ये कंफ्यूजन होता है सबको। तो इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, राइट, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है। सेम है, मींस वैल्यूज सेम होते हैं। वैल्यूज सेम होते हैं। अब जैसे आपने वैल्यूज बोला, तो राम जी की वैल्यूज क्या थी? मर्यादा। मर्यादा। दूसरी वैल्यू क्या थी? वॉक द टॉक, टॉक द वॉक। यानी जो शब्द बोलते थे वो हमेशा जीवन भर वो फॉलो करते थे। लेकिन सच में क्या हम हमारी वैल्यूज, पहली बात तो हमारी वैल्यूज ही डिफाइन की। जैसे मैंने मेरी खुद की 3 वैल्यूज डिफाइन की है कंपनी की। पहली वैल्यू है ड्रीम। ड्रीम यानी क्या? बड़े सपने देखो, लेकिन हम सपनों में भी कंजूसी करते हैं। सपने में भी छोटा, इतना हो गया तो बस हो गया, बस हो गया। सेकेंड वैल्यूज है हमारी इवॉल्व। अब इवॉल्व कब होगा आदमी कि जो उसकी कमियां है, वीकनेस है। कहते हैं ना कि जो आपका वीकनेस है वही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है। अगर लेकिन वो वीकनेस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और जैसे ही वो वीकनेस पे काम करने लगता है, फिर आती है हमें स्ट्रेंथ। और फिर थर्ड वैल्यू हमारी है इंस्पायर, कि आपने सीख लिया, आप ग्रो हो गए, तो अब आपका पर्पस क्या है जीवन का, कि आप दूसरों को हाथ दें। तो ये 3 वैल्यूज हमने डिफाइन किए। अब मैं लोगों से जब पूछता हूँ, बिजनेस कोचिंग करता हूँ, उनको वैल्यूज पूछता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यूज गूगल से ली होती है या फिर कैसे चुराई होती है, क्योंकि वो हार्ट से कनेक्टेड नहीं होती है। और जब तक जो चीज आपके हृदय से कनेक्टेड ना हो ना, तो उसके आउटकम आ ही नहीं सकते, रिजल्ट आ ही नहीं सकते। सेकंड चीज जो आप पूछ रहे थे मुझे, वो है माइंडसेट। कि बहुत बार क्या होता है, हमारा माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का है कि एम्प्लॉय का है। और 99% जो माइंडसेट होता है वो होता है एम्प्लॉय का। देखता हूँ ना, अभी टीम में भी हमारी अभी 40-50 लोगों की टीम हमारी है, और देखता हूँ, हम तो हमने विजन बोर्ड बना के रखा है कि हमारा ये विजन है, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए सब यहाँ पे काम करो। तो सारे लोग करते हैं, कोई करता नहीं है, कोई करता है, लेकिन यस, हम मोस्टली फोकस करते हैं कि इस विजन है, उस विजन पे काम करो, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हाँ, एक दिन जैसे मोटिवेशन ऐसे होता है ना कि 2 दिन आ गया मोटिवेशन, तीसरे दिन वापस वही काम करना, तो वो कंसिस्टेंटली कैसे रहे कि जो एक मोमेंटम होता है ना, जैसे होता मोमेंटम, वो मोमेंटम कंसिस्टेंटली कैसे रहे कि भाई हमारा जो विजन कंप्लीट करने के लिए रोज काम करो, रोज काम करो। जैसे एक एथलीट होता है जो उसको गोल्ड मेडल लाना हो तो उसको रात दिन सुबह शाम काम करना होता है, या फिर उसको प्रैक्टिस करनी होती है, और वो मोमेंटम कभी लूज ही नहीं करता। वैसे हर एक बिजनेस को मोमेंटम बरकरार करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है आपके हिसाब से? तो सबसे पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, विजन जो है वो हमारे कॉमन गोल से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैं रामायण का ही एग्जांपल लेता हूँ। रामायण में क्या था, कॉमन गोल क्या था? कॉमन गोल था कि रावण को हराना या फिर सीता को वहां से वापस लाना। लेकिन भगवान श्री राम ने कॉमन गोल में ये नहीं बताया सीता माता, उन्होंने क्या बोला? नारी सम्मान। कि एक अधर्मी सीता माता को उठा के लेके गया है, और नारी सम्मान के लिए हमें माता को लाना है और उस अहंकारी का वध करना है। करेक्ट। यही महाभारत में क्या था? धर्म की स्थापना करना। तो जब हम हमारा विजन सेट करते हैं, विजन को हम बोलेंगे कॉमन गोल। करेक्ट। और वो उसको हम प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं, जैसे 2011 में फॉर सचिन था कॉमन गोल। तो ऐसे तुम्हारे कंपनी का कॉमन गोल क्या है जिससे तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ अलाइन हो?
लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमारा कॉमन गोल ही क्लियर नहीं होता है। हमारा कॉमन गोल हमेशा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, मुझे 50 करोड़ कमाने हैं, और यहाँ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आपका कॉमन गोल होना चाहिए जिससे लोग आपके साथ जुड़े, और वो मिस हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे कॉमन गोल आ गया, फिर सवाल आता है वो जो हमारा एटीट्यूड होता है कि सारे काम मैं करूंगा। यस तो यहाँ आती है टीम। फिर नेक्स्ट मेरा सवाल ये होता है लोगों से कि भाई आपके टीम में आपका हनुमान कौन है? करेक्ट। आपके लक्ष्मण कौन है? आपके नल नील कौन है? आपके सुग्रीव कौन है? और जो इन सबको डायरेक्ट करने वाले हैं वो जामवन जी का है, वो भी गाइडर। और जनरली ये सारी चीजें होती नहीं है। अब रामायण को देखेंगे और वहां के जो पात्र देखेंगे, वो पात्रों को आपकी लाइफ में भी उतारेंगे, मींस देखेंगे ना, बिजनेस में उतारेंगे ना, तो बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट हो सकता है। 100% बहुत बड़ा मैजिक। क्योंकि क्या होगा ना, बिजनेस कर रहे हैं, दिमाग में एक ही रहता है टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं। सारे बिजनेस ओनर के मेरे भी वही रहता है कि अरे इस मंथ का रेवेन्यू कितना आ रहा है और अपना खर्चा कितना है और इतना ये कितना आ रहा है, वो कितना है, इसमें ही पड़े रहे सारे बिजनेस ओनर। और जॉब वाले को, जॉब जो कर रहे हैं लोग, उनको तो तनख्वाह मिल रही है, उनको उनका तनख्वाह मिल रहा है, उनको वो सेफ जोन में साथ। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर उनको वो उसी लूप में फंसा है कि भाई बिजनेस को कैसे स्टेबलाइज किया करा जाए, उसको कैसे और भी अच्छे करा जाए। तो ऑब्वियसली रामायण से आप सीखते हो तो डेफिनेटली, जैसे मैं देखता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एग्जांपल है। उन्होंने भी स्वराज्य करके एक मुहिम हाथ में ली, मीन्स उनका विजन क्लियर था कि भाई स्वराज्य चाहिए, खुद का फ्रीडम चाहिए, मीन्स फ्रीडम चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी, सबको फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम उनका मेन विजन था। और ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते गए, तानाजी मालुसरे जुड़ गए, सब बड़े बड़े जो थे वो जुड़ते गए, और डेफिनेटली एक दिल्ली तक उन्होंने पूरा राज्य किया। तो डेफिनेटली रामायण से तो और महाभारत से तो डेफिनेटली, और ऐसा कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में रामायण सिखाया गया था। जिजाऊ माता ने शिवाजी महाराज को सिखाया था रामायण कि भाई ऐसा ऐसा किया, उन्होंने वो अडॉप्ट किया। एक्चुअली आपने देखा होना तो जिजाऊ माता ने पढ़ाया रामायण महाभारत 12 साल की उम्र में ही पढ़ाया था, और उसका इफेक्ट देखो आप, शिवाजी महाराज कितने बड़े एक योद्धा और कितने बड़े महाराज बने। सो डेफिनेटली सबने किया ऐसा, तो बहुत डेप में जा सकते हैं, इस रामायण के हर एक पात्रों को डेप में जा सकते हैं और वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है। अभी बात करूंगा सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। बहुत बार ये वर्ड यूज कर रहा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं देख रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सोचो ये होगा, ये मैनिफेस्ट करो, 2-3 दिन ये सोचो, बस इतने बस हो, ये मिल जाएगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, अब्जों रुपए मिल जाएंगे, बस सोचो। सच में क्या वर्क होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन? क्या आपका राय क्या है इसके बारे में? आपको यहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यार जितने भी लोग हैं ये काय के सहारे जिंदा है, ऑक्सीजन के सहारे। यस। कोविड दिखता था? नहीं दिखता था, लेकिन लोगों को घर पे बिठाया। यस। वैसे ही लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कोई बंदा है, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कोई 15 फ्लोर पे खड़ा है और जंप करता है, और 7th फ्लोर पे आने के बाद उसे रियलाइज होता है मैंने गलती कर दी, तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन अपना काम करना छोड़ देगा? नहीं। ऐसे ही लॉज ऑफ अट्रैक्शन जो है ये 100% वर्क करता है, लेकिन उसका सिस्टम होता है, प्रोसेस होती है। अगर मैं डायरेक्ट 7th फ्लोर बांधने जाऊं, पॉसिबल है? नहीं। स्टेप बाय स्टेप हमें एक्शन लेना। तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। फिर इसमें सबसे मेजर रोल प्ले कौन करता है लॉज ऑफ अट्रैक्शन में? आई, यानी हम, कि हमारी सोच क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है। फिर वो हम पीछे चले जाएंगे कि एम्प्लॉय माइंडसेट है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। अब वो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि मेरे बिलीफ्स क्या है, धारणाएं क्या, कि मैं लिमिटिंग बिलीफ के साथ काम करता हूं कि ग्रोइंग माइंडसेट के साथ। अब प्रॉब्लम ये हुआ है, हम जहां बड़े हुए, जैसे रामायण का स्टोरी ले लो, हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि तुम तुम्हारी सारी शक्तियां भूल जाओगे। फिर हमें किसने श्राप दिया? तो हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, इन्होंने तुम्हें बोल दिया देखो क्षमता हर बंदे में होती है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, लेकिन क्या होता है उस श्राप के कारण हम भी वो शक्तियां भूल गए। इसे हम कहते हैं 150 लोगों का कांड।
जैसे रामायण में था ना, सुंदरकांड, बालकांड, ऐसे ये 150 लोगों ने आपको श्राप दे दिया कि तू 100 करोड़ की कंपनी खड़ी नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। जैसे ही लॉज ऑफ अट्रैक्शन में हम जाते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण कौन आता है, आए, कि मेरी सोच क्या है। अब सोच के साथ होना चाहिए विश्वास, ट्रस्ट। एनएलपी में जो साइकिल है हमारी, सबसे पहले क्या आता है, थॉट आता है, बरोबर। थॉट के बाद हमारे क्या निकलते हैं, एक्शंस। थॉट के बाद एक्शंस निकलते हैं, बरोबर। एक्शन से क्या होते हैं, आउटकम आते हैं, रिजल्ट, और रिजल्ट से बनता है बिलीफ। हाँ। अब ये चारों में ही गड़बड़ है कि मैंने एक विचार किया, उस रिलेटेड मैंने डाउट के साथ एक्शन ली कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं सिंपली लोगों से पूछता हूँ 2000 कमाना आसान है कि 2 लाख? मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, 2000। अब इसके एक्शन कौन से होंगे, 2000 वाले कि 2 लाख वाले? 2000 वाले होंगे, क्योंकि उसकी थॉट वो है। जैसे ही वो 2 लाख के बारे में सोचेगा, उसके एक्शन, अब ये हम भगवत गीता से कनेक्ट कर लो कि सोचने से नहीं होता है, वहां क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कर्म, एक्शन। अब मैं चेक लगा दूं और सोचने लग जाऊं कि मेरे लाइफ में 2 लाख आने वाले आएंगे, क्या होगा, मेरा एक पड़ोसी आएगा, बोलेगा मुझे कि मुझे गांव जाना है, तो ये 2 लाख लो और मिस्टर दुबे को जाके दे दो। तो मैंने लॉज ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, मैनिफेस्ट किया, 2 लाख मुझे मिल गए, क्योंकि मैंने क्लियर मैसेज नहीं दिया कि मुझे मेरे स्वयं के लिए 2 लाख चाहिए। मुझे ना आज है ना एक नई गाड़ी में घूमने जाना है, सडनली मेरी गाड़ी खराब हुई, मैंने ओला बुक की और ओला में नई गाड़ी आ गई जो मुझे चाहिए, लेकिन वो मेरी खुद की नहीं हुई ना। तो हम जब यूनिवर्स को मैसेज देते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले थॉट से तुम्हारे एक्शन यानी कर्मा। अब यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसमें जाए डीप डाउन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें रामायण महाभारत से, तो अगर एक्शन में, कर्मा में मेरी सोच क्या है, मेरे बिलीव क्या है, मेरे विश्वास क्या है, धारणाएं क्या बनी है, उस अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट। सर बहुत बार क्या होता है ना सर, कि बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे को अच्छा करना है, मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करना है, मुझे माइंडसेट चेंज करना है, आगे बढ़ना है, कि हाँ आगे बढ़ना है, माइंडसेट अच्छा रखना है, फैमिली को अच्छा रखना है, सबको अच्छा रखना है, लेकिन कहा ना कहा वो कंसिस्टेंट, बहुत जरूरी वर्ड है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कोई भी कंसिस्टेंट नहीं, क्यों नहीं रह पा रहा है? पता है सबको, रामायण बचपन से सुनते आ रहे हैं, महाभारत भी सबको पता है, तभी भी तो सर इतने कांड हो रहे हैं। आज आपने कोलकाता का कांड देखा होगा, तो इतने सब संस्कार में पड़े अपने, सबसे पुराना अपना संस्कार है, लेकिन स्टिल लोग उसको मान क्यों नहीं रहे, मींस उसको कंसिस्टेंटली उसके संस्कार में क्यों जा क्यों नहीं रहा? ये बात एक इंग्लिश में टर्म है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ पॉइजन। नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ पॉइजन। अब कहानी क्या है देखो, कि एक भिखारी जिंदगी भर 10-10 रुपए मांग रहा है, 60 साल में मर जाता है, और एक वो बक्से पे बैठा होता है। जब उसे हटाया जाता है, 4 लोग आते हैं, तो वो बक्सा हिलता नहीं है। तो जब खोल के देखते हैं तो उसमें गोल्ड ब्रिक्स है, सोने की बीटे, ईट जो होती है। और बाद में जब ध्यान में आता है, अरे अरे जिंदगी भर 10-10 रुपए मांगता रहा और इसके भीतर ही क्या था, थारो राम हृदय में बाहर क्यों भटके, कबीर बोलते हैं। यानी सारा जो है वो अंदर है, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे, बाहर। ऐसे कहते हैं ना, टू एंजॉय फ्रूट्स वर्क ऑन रूट्स। तो सच में हम रूट्स पे काम करते हैं क्या? क्योंकि पहली बात तो तुम्हें तुम्हारे इनर बीइंग पे काम करना है, और हम कहाँ काम कर रहे हैं, बाहर। तो कंसिस्टेंसी कैसे आएंगी? कंसिस्टेंसी आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को जानना, इंट्रोस्पेक्ट करना। वो कैसे जाने? सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि लोग जाने। तो इसमें मेडिटेशन आ जाता है फिर, कि मेडिटेशन, फिर बहुत लोगों को मेडिटेशन के बारे में भी पता नहीं है। बहुत मेडिटेशन उनको लगता है कि मेडिटेशन बस आंख बंद करके देख लेना, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार आते हैं। तो खुद को जाने कैसे? लेकिन जब तक खुद को जानेंगे नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। क्या होता है ना कि एक कॉन्शियसनेस है अपना जो होता है, उसके लेवल्स भी होता है, ऐसे मैंने कहा, सुना है कहा तो भी। तो उसमें लेवल्स में एक होता है सबसे नीचे वाला लेवल, एंगर लेवल, गिल्टी लेवल, और उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी लेवल, जहाँ पे आप सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो। उसके बाद आता है आपका इंथुजियाज्म और सेल्फ स्टीम लेवल। उसके बाद आता है फिर इनलाइटमेंट वाला लेवल। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनलाइटमेंट लेवल तक जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु है आज, और वहां उनसे उनके साथ लोग जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको आज वो त्रस्त है, कहाँ पे तो भी उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनकी लाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है। तो आप कुछ ट्रायंगल के बारे में कुछ आपने
बताओ थोड़ा सा उनके बारे में, जरा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो वो भी अंडरस्टैंड करने को मिलेगा हमें, थोड़ा सा बताइए। तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो पहले है मेडिटेशन। तो जैसे मेडिटेशन मीन्स क्या? तो जनरली ऐसे होता है कि जैसे आपने बताया बैठ जाओ, ब्रीदिंग करो, फिर बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो थॉट्स ही आएंगे ना, तो आ रहे तो आने दो, और फिर उस थॉट के लिए अवेयर हो जाओ कि सच में ये थॉट मेरे लिए यूजफुल है। अगर है तो उसे स्वीकार करो, नहीं है तो उसे कट कर दो। सेकंड, अब मान लो जैसे होता है कि मेडिटेशन क्या है, तो मेडिटेशन में भी आप दो टाइप से कर सकते हो, एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव यानी जो बैठ के हम करते हैं, एक्टिव यानी पागलों के जैसे नाच लो और पूरी तरह थक जाओ और उसके बाद रिलैक्स होके बैठ जाओ और देखो उस एनर्जी को फ्लो होने दो। पता नहीं कब आपको वो फ्रैक्शन मिल जाए, वो एक ध्यान लग जाए, वो मोमेंट मिल जाए जिसमें आपकी जिंदगी बदल जाए। मेडिटेशन बोलने की चीज नहीं, ये एक्सपीरियंस करना होता है ध्यान। और जैसे हम ध्यान का अनुभव लेंगे, खुद पे काम करेंगे, अब आता है कंसिस्टेंसी। तो इसके लिए बहुत एक छोटी सी कहानी है कि एक सूफी फकीर एक गांव जाता है रात में, और 3 बजे उसको एक इंसान दीवार को ऐसे कान लगा के बैठा हुआ दिखता है। तो ये समझ जाता है ये चोर है। तो वो चोर करने जाता है, चोर उसको देखता है और पूछता है मुसाफिर हो? राहगीर बोले हाँ। अभी तो सारे होटल्स बंद हो गए होंगे, लॉज बंद हो गए होंगे, आप एक काम करो मेरी कुटिया में चलो। वो कुटिया में जाता है, उसको सोने को जगह देता है और बोलता है मैं मेरे काम पे जा रहा हूँ। 4 साढ़े 4 बजे वो वापस आता है, चोर उससे पूछता है कुछ हुआ? बोले नहीं, कल हो जाएगा। ऐसे 30 दिन उसके घर पे मेहमान है वो, और 30 दिन वो रोज आंसर ये पूछता है कुछ हुआ? चोर पॉजिटिवली क्या बोलता है? कल होगा। 30 दिन बाद ये फिर अपने गांव आता है फकीर, और ये इसके ध्यान में लगता है आज कुछ घटित नहीं हुआ, कल घटित नहीं हुआ, और जैसे ये थक यार कुछ हो नहीं रहा था, इसको वो चोर याद आता है कि चोर होके वो क्या बोलता था? कल होगा, कल कुछ तो भी अच्छा मुझे मिल जाएगा। और एक दिन इसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्यों? क्योंकि चोर होके वो हिम्मत नहीं हारता था, पॉजिटिव था। तो यार हम जब कुछ नया बिजनेस सेट करते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ करने जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम कौन से माइंडसेट से काम कर रहे हो। और जैसे ही ये सोचने लगते हो तो देखो कहानी बदलने लगती है, और जिस दिन घटित होगा ना तो उस दिन ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा, जो आपने बताया ना कॉन्शियसनेस। तो उसमें डॉक्टर डेविड हॉकिंस की एक बहुत अच्छी बुक है पावर वर्सेस फोर्स, तो मैं व्यूअर्स को बोलूंगा वो जरूर पढ़े। उसमें पता चलता है कि आपका एनर्जी लेवल कहाँ है, एंगर पे है, प्राइड पे है, लव 500 पे है, और 700 पे एनलाइटमेंट। तो जब हम ऐसे सोच पे काम करने लग जाते हैं, और सेकंड आपने पूछा लाइफ गोल्डन ट्रायंगल, ये क्या है? तो आप रहो, मैं रहो, दुनिया का हर इंसान 3 कॉर्नर पे जिंदगी जी रहा है। पहला मनी, एक तो आप जॉब करोगे या बिजनेस जिससे आपको पैसा मिलेगा। सेकंड आता है रिलेशन, फैमिली, टीम, और थर्ड आता है हेल्थ। अब मान लो आपकी हेल्थ खराब है, तो आप जॉब कर पाओगे नहीं, फैमिली से रिश्ते खराब ही हो गए, आपका रिलेशन स्पॉइल है, हो गई गड़बड़। और अगर मान लो आपको बिजनेस है, जॉब में चैलेंज है, तो अगर ये तीनों बैलेंस है तो फिर हम चौथे कॉर्नर पे जाते हैं जो है स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष। लेकिन अगर मेरे ये 3 बैलेंस नहीं, मान लो मेरी हेल्थ खराब है और मैं ध्यान करने जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जीवन में तुम्हारा लाइफ गोल्डन ट्रायंगल बैलेंस होना चाहिए। तो ये 3 बहुत जरूरी है हर एक के लाइफ में, हर एक के लाइफ, जहाँ पे जो भी आज जी रहा है लाइफ यूनिवर्स में, तो उनको ये 3 चीजें होती है तभी जाके 14 कॉर्नर आएंगे। 100%। बहुत बार लोगों की हेल्थ खराब है, या फिर रिलेशन खराब है, और या तो फिर उनके पास पैसे की कमी है। तो ये 3 कहाँ पे तुम्हें कमी गिर रही है, और वो जा रहे हैं स्पिरिचुअल। तो इससे क्या होगा? डायरेक्ट चौथा कॉर्नर को आप ढूंढने जाओगे तो मैंने वही बताया ना, हम 7th फ्लोर डायरेक्ट नहीं बांध सकते, पहले आपको न्यू पे काम करना है, बेस बना। करेक्ट। तो क्योंकि हाँ, अब जैसे आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आपके रिलेशन लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, और आपका थर्ड हेल्थ भी अच्छा है, तो ये 3 चीज आपकी अच्छी है, तभी जाके स्पिरिचुअल लेवल आपके आ जाएंगे और आप आध्यात्मिक लेवल पे जा पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ सर, बच्चे भी आज स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल कर रहे हैं, भक्ति गीते गा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ऐसे देख रहा हूँ मैं आज की बच्चे भी आज स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं।
देखो सबसे मायने क्या रहता है यार कि आप किसके लिए कर रहे हैं। कि कोई आपके घर आ रहा है और आप मान लो पूजा कर रहे हो तो आपने आरती और थोड़ी ज्यादा गा ली। बहुत बार होता है ना कि हम दूसरों को दिखाने के लिए भजन करते हैं, या आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ जो होता है वो होता है मन, माइंड। क्योंकि मन क्या है, एक इंसान एक डॉग को लेके जा रहा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉग इंसान को लेके जा रहा है कि इंसान डॉग को लेके जा रहा है? अभी वो पता नहीं, एक्चुअली तो लेके जा तो इंसानी डॉग को घुमाने लेके जा रहा है जैसे देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है वो उसको भी पता नहीं। तो डॉग को नहीं, मन है। तो मेरा सवाल यही है ना कि आपका कुत्ता आपके कंट्रोल में है कि आपका कुत्ता आपको कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि आप सुबह उठने के लिए 6 बजे का टाइमर लगा रहे हो, लेकिन मन क्या बोलता है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, कब 8 बज जाते हैं पता नहीं चलता। इसका मतलब आपका कुत्ता आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस कुत्ते को कंट्रोल में कैसे लाए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो वो हम बताते हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन थ्रू रामायण। अब यूनिवर्स मीन्स कौन? विष्णु। एनर्जी, वी आर एनर्जी। आज जितने भी लोग हैं, इवन मोबाइल, पैसा, ये सब क्या है? एनर्जी। अब भगवद गीता क्या कहती है कि आत्मा को हम मार नहीं सकते, जला नहीं सकते। यही वेस्टर्न में बताया गया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यूनिवर्स एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो कंसेप्ट इन्होंने चुरा लिया और वो हमें बेच दिया और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब यूनिवर्स से एक सोल आया जिसे हम कहेंगे सुपर कॉन्शियस, श्री राम। वो यहाँ है। हार्ट मीन्स सीता, डिजायर, इच्छा है। और सीता इज प्यूरिटी, शुद्ध चेतना। अब चेतना और वो सीता का जब मिलन करना है तो बीच में आता है मन। और सिगमंड फ्राइड कहते हैं मन के 3 प्रकार, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, कॉन्शियस का काम क्या है? कॉन्शियस चलता है हमारे पंच इंद्रियों पे, वैकॉग जो एनएलपी की टर्म है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, 5 इंद्रिया। इसी में से सारा डेटा हमारे बॉडी में जाता है। अब कॉन्शियस का पहला पर्पस क्या है? आपको सर्वाइवल देना। सेकंड पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन, कि हम पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो हमें क्या करना है, हमें कुछ तो भी रिटर्न में देना है। अब सबकॉन्शियस कौन हो गया? आपके भीतर का हनुमान। फिर अनकॉन्शियस कौन है? वो है रावण। अब यहाँ राम है, यहाँ सीता है और बीच में ये 3 है। अब रावण के 10 सीन, वो क्या है? मोह, लोभ, अहंकार, ईगो, एंगर। अब ये सारी यहीं पे हमारे चाइल्डहुड के बिलीफ बन जाते हैं। ग्रीड्स आ जाता है, लालच आ जाता है। और सबकॉन्शियस जो है वो है हनुमान। हनुमान को ह्यूमर नहीं समझता है। आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते। आप घर से निकलो और सिर्फ बोल दो कि मुझे ट्रैफिक तो नहीं लगेगा, और देख लो आपके साथ क्या होगा। क्योंकि हनुमान अंदर से क्या बोलेगा? राम ने क्या बोला? मुझे ट्रैफिक लगेगी। हनुमान ने क्या बोला? यस बॉस। मैं बिजनेस में फेल तो नहीं होगा। हनुमान तुरंत क्या बोलेगा? यस बॉस। यस बॉस। मेरी बीवी मुझे डिच तो नहीं करेंगी। यस बॉस। यानी हनुमान का एक ही काम है, आप कुछ भी बोलो, उसे राम की आज्ञा पूर्ण करना। अब लक्ष्मण ये एनालिसिस करता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये डेटा पे ड्रिवन करता है, लॉजिकल माइंड है वो। अनकॉन्शियस में सारे ये जो गुण होते हैं, ड्रीम्स हो गए या बैड हैबिट्स हो गई, ये सारी, और ये सबको पूरा करने वाले कौन है? हनुमान। अगर जब तक हमारे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये अलाइन नहीं होंगे, तब तक राम और सीता का मिलन कैसे होगा? तो यहाँ ये रामायण से ये कंसेप्ट आया है। और जैसे सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस 60% है, कॉन्शियस 5 to 10% है, और अनकॉन्शियस 20 to 30% है। लेकिन पावरफुल कौन है? रावण। और रावण किससे डरता था? सिर्फ हनुमान से। तो जब हम ये चीजों को समझने लगेंगे, इस पे काम करेंगे, फिर काम कहाँ पे करना है? सेल्फ पे। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। बचपन में जैसे होता है ना, अपने दादी जी बोलते थे अच्छा सोच, अच्छा बोल, शुभ शुभ बोल।
अच्छा कर जाते तो वो समय। शुभ बोल रहे हैं किसको कमांड देना है? यस, अपने हनुमान जी को हनुमान जी को कमांड। बोलते ना कि जो भी बोलो यूनिवर्सल सुन रहा है, जो भी पॉजिटिव बोलो नेगेटिव बोलो सुन रहा है, और जो बोलोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। सो डेफिनेटली हनुमान जी को आप जो मांगना चाहते हो मांगो, वो देने को रेडी है, देने को रेडी है, सिर्फ मांगो तो सही, ऐसा बोला जाता है। और मांगना भी कैसे है? क्लियर मांगना, नहीं तो गाड़ी मांग ली और पता चला वो किसी और की थी और आप घूम के आ गए। मेरी खुद की गाड़ी ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, मुझे Correct. मेरा ऐसे सब, मुझे एकदम क्लियर मैसेज देना पड़ेगा यूनिवर्स को, तब जाके आपके, जैसे आपने पहले भी कहा, थॉट्स आएंगे तो उससे एक्शंस आएंगे, एक्शंस आएंगे तो उसका एक्शन के बाद उसका रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट्स के बाद उसका बिलीव बने, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसको आगे ले जा सकता हूँ। तो ठीक है, ये तो सर पूरा इस रामायण में तो इतना कुछ छिपा है, इतना कुछ आपने इतना डेप्थ में बताया, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि दुनिया में कोई इतना रामायण कितने डेप्थ में अंडरस्टैंड किया होगा किसने, जितने आपने किया और हमें बता रहे हो, और जितने भी व्यूअर्स है हमारे उनको बता रहे हो, तो सच में जिन्होंने ये पूरा समझ लिया ना, तो कौन सा प्रॉब्लम, व्हाट इज फियर। एक होता है सर, फियर के बारे में पता चला कि बहुत लोगों को डर लगता है कहाँ ना कहाँ आगे बढ़ने का डर, क्योंकि बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा सा हिम्मत करो और डर को थोड़ा सा बाहर निकाल के आप आगे बढ़ो, लेकिन कहाँ ना कहाँ डर रहता ही है किसी ना किसी। तो डर को जीरो कैसे, या तो फिर कम कैसे करे, वो थोड़ा सा उसके ऊपर बताएंगे तो। देखिए इसके लिए सिंपल है, ओशो बहुत सुंदर कहानी बताते थे कि एक सूफी फकीर मर रहा था और शिष्यों ने पूछ लिया कि मर रहे हो, कुछ तो संदेश देके जाओ। तो उन्होंने, एक फकीर बोलता है जो मर रहा है, बोले क्यों झंझट में डाल रहे हो, सुख से मरने दो। तो नहीं बोले, उपदेश तो देके जाना है उनका, आपके जीवन में बहुत गुरु आए होंगे तो कोई गुरु के बारे में बता दो। तो बोले मुझे आज याद आ रहा है कि मैं एक नदी किनारे बैठा था और ध्यान कर रहा था, सोच रहा था, एक प्यासा कुत्ता वो नदी के पास आता है और नदी के पात्र में देखता है, तो उसको उसकी परछाई दिखती है, तो उसे लगता है दूसरा कुत्ता है और ये भौंकने लगता है, और बहुत देर भौंकने के बाद प्यास भी बहुत तेजी से लगी है, और ये चक्कर में 15-20 मिनट निकल गए, प्यास बढ़ गई, और कुत्ता उसको देख के डर भी रहा है क्योंकि वो भी भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है, और फिर कुछ क्षणों के बाद 15-20 मिनट के बाद बोलता है अब बहुत हो गया, अब मुझे पानी में उतरना है। और जैसे वो पानी में उतरता है वो परछाई विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, और डर शून्य हो जाता है। तो जीवन का वहां गुरु ने बोला कि मुझे यह सूत्र मिला कि डर जो है वो तुम्हारी परछाई है, वो तुम्हारी छाया है। जैसे तुम उस डर के भीतर उतरोगे, कि समुन्द्र को मैं देख के नहीं बता सकता गहराई कितनी है, तुम्हें उस समुन्द्र के भीतर जाना होगा। तो डर को, तुम्हें डर के सामने जाके, वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो जीत क्या है कि भाई डर का तुम सामना करो, उसके भीतर जाओ, और जब गहराई में उतरोगे तो तुम्हें वो डर गायब हो जाएगा और जीत तो डेफिनेटली होगी। सिंपल है कि आपको डर से छुटकारा चाहिए तो डर का सामना करना ही 100%, और वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है बिलीव। हाँ, होके क्या होगा, होके क्या होगा कि बस थोड़ा सा कुछ नुकसान हो सकता है या कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप पॉजिटिव हो तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो बहुत लोग जब डर को छुटकारा पाने के लिए डर के भीतर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगेन मिक्स माइंड से, क्या होगा कैसे होगा, क्या हनुमान एक्टिव हो जाएगा, और जैसे आप डाउट लोगे और आप डाउट के साथ जो रिजल्ट बोलोगे वही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो तो अंदर से एक ही सेंटेंस बोल रहा है, यस बॉस। तो क्लियर थॉट से आप डर को ये करिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे बिजनेस में होता है सर, हम ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे 25+ ब्रांचेस खुद की चले हमारे इंडिया में, लेकिन हम डरते हैं, मैं खुद डरता हूँ सर कि इतनी सारी टीम बनेगी, फंड लगेगा, पैसा लगेगा, और टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मुझे लीडर चाहिए, जैसे आपने कहा कि राम को हनुमान चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, गाइड करने वाला कोई तो भी बुजुर्ग चाहिए, तो ये सारी टीम पहले मुझे ढूंढनी पड़ेगी या डायरेक्टली मैं उतर जाऊँ और फिर मिलेंगी, तो वो एक थोड़ा सा डर मेरे माइंड में रहता है। और डेफिनेटली फंड, पैसे की, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन होती है, ऐसा नहीं होता कि पैसे एकदम जीरो से भी होता है। हाँ, छोटा करना हो तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप बिजनेस बन जाता है, हमारा भी ऑलरेडी 8+ ब्रांच सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 25+ ब्रांच हमारे हो, जल्दी से जल्दी हो, और डिमांड भी है मार्केट की, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है,
लोग चाहते हैं कि आप इन लोकेशन में आओ, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेशन चलते हैं तो लोग बोलते भी आप यहाँ आ जाओ, हम कर लेंगे आपके यहाँ पे ज्वाइन। लेकिन कहाँ पे डर होता है कि अरे यार फंड तो बहुत लगेगा, इन्वेस्टर से मांगू या फिर प्रॉफिट से भी उतारू, क्या करूँ, बहुत डर लगता है ऐसा। तो उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। जाके तो देखते हैं, वन बाय वन जाते हैं, एकदम से नहीं जाएंगे, लेकिन वन बाय वन तो जाते हैं। आपको यार कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क, हाँ वही, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम अभी सोच रहे थे दिल्ली हम क्योंकि बहुत बड़ा हब है दिल्ली और मुंबई, ये दो हम ऑफिसेस हमारा चाहते हैं ओपन करें। तो डेफिनेटली आपने बहुत क्लियरिटी दी है कि पहले जाओ तो सही, देखो तो सही, वहां पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने एक इसका भी कोट सुना था स्वामी विवेकानंद जी का, कि एक चीज आप चाहते हो तो उसके लिए रात दिन सुबह शाम आपका हर एक स्नायु, आपका माइंड पूरा उस पे ऊपर फोकस करो, और देखो 2-4 दिन के बाद आपको वो बहुत आसान लग जाएगी चीज। तो वो बहुत मुझे इंस्पायर करता है वो कोट, कि भाई आप मल्टी फोकस करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप एक चीज पे इतना फोकस करो, आपका हर एक मिनट हर एक टाइम आते सोते वही सोचते रहोगे और उसके ऊपर एक्शन लेते रहोगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा चीज। रामायण, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, रामायण भी पता है सबको, महाभारत भी पता है, लेकिन एक्शंस में बहुत लोगों के कम में दिख जाता है, दिखता नहीं है। एवरीबडी नोज कि अपना वेद बहुत पुराना है, सब लोग पहचान, सब मानते भी है उसको, लेकिन आचरण में क्यों नहीं दिखता, इसके बारे में क्या बोले? तो मुझे एक जोक याद आ रहा है कि एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है और वो टीचर को पूछता है मैं क्या पूछूं, तो टीचर सोचता है गांव में रामलीला हो रही है, तो उसी के बारे में पूछने लगा है, क्योंकि बच्चों को तो हम रोज बताने भी लेके जा रहे हैं। तो टीचर बोलता है आप रामायण के बारे में पूछ लीजिए, रामलीला के बारे में पूछ लीजिए। तो वो टीचर होता है, वो पूछता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो सारा क्लास जो है वो पूरा साइलेंट बैठा हुआ है और एक बच्चा हाथ ऊपर करता है जो सबसे नटखट और बदमाश है। तो टीचर शॉक हो जाता है कि भाई ये क्यों, इसने क्यों हाथ ऊपर किया है। तो वो बच्चा खड़ा होके बोलता है शिव का धनुष किसने तोड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा। तो जो टीचर होता है वो बोलता है नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये जो खिड़की टूटी है इसने ही तोड़ी है, बाहर जो गुलमोहर का पेड़ है उसकी जो डंडी टूटी है वो भी इसी के कारण। वहां एक बाजू में बच्चा बैठा होता है, उसका हाथ फ्रैक्चर है, वो भी खड़ा होके बोलता है सर इसने हाथ भी मेरा तोड़ा है। तो वो टीचर शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है। तो वो प्रिंसिपल करने जाता है, तो प्रिंसिपल उसे कहता है सर कहा छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेते हो, शिव का धनुष किसने तोड़ा, हमारा कारपेंटर है वो ठीक कर देगा। तो वो ट्रस्टी करने भाग के जाता है। तो ट्रस्टी क्या बोलता है कि कहा आप छोटी छोटी बातों में अटके हैं सर, कितने शिव के धनुष चाहिए आपको, मैं दिलवा देता हूँ। तो नॉलेज भी वैसा ही हो गया है आज के डे कि जब हमें कुछ आता है तो हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, हम उस पर एक्शन नहीं लेते, उसे गहराई में भी जाते नहीं जाते। डीप डाउन क्यों आई है, क्या डीप डाउन बहुत जरूरी जाना, ऊपर हाँ ये ऐसा होता है, ओके ऐसा, और उसके वजह से फिर उसके निष्कर्ष ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते, क्योंकि देखो बिजनेस भी हम काय के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए। लेकिन आपने कभी खुद से पूछा कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मैं सुबह क्यों उठता हूँ, WHY, आपका वाई क्लियर है क्या कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मैं सुबह क्यों उठता हूँ? क्योंकि इसके आंसर ही आपके पास नहीं, तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो डेफिनेटली सर नॉलेज जो भी है वो उस पर डीप डाउन पता नहीं लोगों को, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक्शन लेना, एक्शंस नहीं ले रहे लोग, और डीप डाउन भी नहीं जा रहे, ऊपर से नॉलेज आ रहा है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस दैट्स ऑल, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। और फिर वही सवाल घूम रहा है ना, शिव का धनुष किसने तोड़ा। जैसे विजुअलाइजेशन के बारे में बात करें सर, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, कि आप जो विजुअलाइज करेंगे वो ऐसा होगा आपके लिए, ऐसा कहा जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, विजुअलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा गाइड करेंगे? तो विजुअलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्टिंग। कि हम्म। मूवी भी बनती है तो उसके पहले क्या लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है। कि ऐसे कहते हैं दुनिया में हर चीज 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, सेकंड पेपर पे लिखा, रियलिटी पे। तो जब भी आपको जो कुछ चाहिए उसका स्क्रिप्टिंग करो। स्क्रिप्टिंग में हमें क्या करना है, आप बोलिए आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आप इसमें थोड़ा सा फीलिंग डालिए, आई एम एनर्जेटिक, आप उसमें इमोशंस डालिए कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम एनर्जेटिक। आप इमेजिन करिए कि आप उस एनर्जी के साथ 500 लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपके 5 सेंस डाल के 500 पब्लिक के सामने बोल रहे हो कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक।
अब जो फर्स्ट वाला था और ये वाला था, इसमें क्या फर्क है? इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ है कि 500 लोग आगे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा जो एनर्जी का लेवल था वो थोड़ा कम लगा मुझे, लेकिन फिर दूसरे वाले में बहुत अच्छा था। हाँ, तो जब आप आपके सेंस ऐड करते हो, इमोशंस ऐड करते हो, फीलिंग ऐड करते हो, तो कहानी देखो बदलते जाती है। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करो, हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हनुमान को डाउट नहीं होने देना। हाँ। तो विजुअलाइजेशन में सबसे पहले आ गया स्क्रिप्टिंग। वो होनी चाहिए मूवी फॉर्मेट में, कि आप मूवी में देखो कि मैं 500 लोगों के सामने हूँ, लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, लाउडली चीयर अप कर रहे हैं, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोग ताली बजा रहे हैं, और फुल ऑफ एनर्जी मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। फिर देखो, तो जैसे आप विजुअलाइजेशन में वैकअप डालोगे, इमोशंस डालोगे, फीलिंग डालोगे, कॉन्फिडेंस डालोगे, और स्क्रिप्ट में आप होना चाहिए क्योंकि आप उस मूवी के हीरो हो, तब वो विजुअलाइजेशन वर्क करता है। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं विजुअलाइजेशन, सर हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा मिल रहा है मुझे, मीन्स इमोशन का कुछ लेना देना नहीं, फीलिंग्स का कुछ लेना देना नहीं, मीन्स जो होता है ना इमोशन, फीलिंग्स और जो वाइब्रेशन, एनर्जी, उसमें आवाज भी डालो कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, तो ऑडिटरी भी आना चाहिए उसमें। तो डेफिनेटली वो नहीं हो पाता, और आप विजुअलाइज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो, तो आप विजुअलाइजेशन करो तो फुल ऑफ एनर्जेटिक और फुल ऑफ इमोशन से करो, तो डेफिनेटली मूवी चल रही है आपकी एक पूरी, मूवीज में क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको डालना है। कि अगर आप कार का सोच रहे हैं ना, तो कार भी देखते समय आपको वो गाड़ी का आवाज सुनना है, वो कलर देखना है, आप डिटेल में खुद वो फ्रेगनेंस को भी स्मेल करना है, और बीवी को स्वीट भी खिला रहे हो आप कार में, तब जाके वो गाड़ी आपकी लाइफ में जाके वो अंदर जाएगा, और डेफिनेटली वो उसके आचरण बनेंगे, और वैसे आपका आगे एक्शन आएंगे। सो मींस इट्स रियली वर्क एक्चुअली 100%। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे भी समझ रहा है कि ये जो मर्सिडीज चाहिए ना आपको, उसका कलर, उसका फीलिंग, एम्बियंस, लग्जरी, सारा फील करो, और फिर देखो कि हाँ यार सच में चला रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, और चला रहा हूँ तो उसका आवाज कैसा है, कौन सा फ्रेगनेंस है उसमें, बीवी का बिहेवियर कैसा है, आसपास के लोग क्या, वो आपको क्या खिला रही है गाड़ी, टेस्ट भी आ गया। सो डेफिनेटली विजुअलाइजेशन वर्क्स। तो सर ऐसे बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड के बारे में भी बहुत बात होती है, कि ऐसा जो आपके पास है उसमें समाधान मानो, इतना बड़ा मत सोचो, ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पास है ना, सांस लेने को ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको फ्री में सब मिल रहा है, तो यही आपका मीन्स, ये क्यों बोला जाता है फिर ऐसा कि भाई ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो, इसलिए कि आप नेगेटिविटी से दूर रहो, इसलिए ग्रेटिट्यूड होता है? फिर एग्जैक्टली क्या इसका मीनिंग क्या है ग्रेटिट्यूड का? ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, यानी जो तुम्हारे जीवन में छोटी बड़ी चीज है उसके लिए तुम गॉड को, या जो हमारा नेचर है, यूनिवर्स को सच में हम थैंक्स कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। एक बंदा गॉड से कंप्लेंट तो कर रहा है कि मेरे पास प्यूमा के शूज नहीं है, और सडनली एक आदमी उसके सामने से जाता है जिसके पास 2 पैर ही नहीं है। तो सोच देखो, और जैसे तुम गॉड को बोलते हो थैंक्स यार तूने मुझे 2 पैर तो दिए, तो गॉड खुश होंगे, अरे इसको इसका वैल्यू है, चलो अब इसको शूज दो, शूज के बाद गाड़ी आएंगी, गाड़ी। लेकिन हम लोगों में क्या है, जो चीजें हमें इजीली मिलती है ना, हम उसके मायने नहीं रखते। रिश्ते भी देख लो ना, ऐसी कहानी है ग्रेटिट्यूड की, कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हें शुक्र अदा करना है, थैंक्स कहना है। इससे फायदा ये होगा कि सर इसका फायदा क्या है, सपोज में ठीक है मेरे पास आज ये है, तो लोग रुक तो नहीं जाएंगे वहां पे कि हाँ मेरे पास है अभी तो बहुत हो गया, फिर आप और भी तो लोग चाहते, डिजायर करने, अभी ये है, जैसे आपके पास पूमा है, ऐसे मेरे पास गाड़ी है तो मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर है तो फिर मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो मेरे को जेट चाहिए, जेट है तो और कुछ चाहिए। तो ऐसा क्यों, फिर ये डिजायर बढ़ते क्यों जा रहा है लोगों का? देखो, इसके लिए मैं एक चीज बहुत सिंपली बताता हूँ। चरण स्पर्श पता है हम पहले करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन आजकल जब लोग कभी किसी के पैर छूने जाता है तो लोग छूने नहीं देते। मत कर। अच्छा, पहले आशीर्वाद में क्या मिलता था? हाँ, सदा सुखी रहो, पहले बोलते थे विजयी भव, आयुष्मान भव, सुखी रहे। हाँ, और आज की डेट में अगर गलती से हम पैर पड़ लेते हैं और कोई आशीर्वाद भी देगा तो क्या कहेगा? सुखी रहो। यानी आज की डेट में सबसे महंगा क्या है? सुख। क्योंकि सुख का हमारा डेफिनेशन क्लियर नहीं है। सुख हम ढूंढ रहे हैं मोबाइल में, कि मैंने आपको तो नया शर्ट पहनने के बाद लाइक दिया था, लेकिन जब मैंने मेरा नया शर्ट
पहना तो प्रसाद जी ने तो मुझे लाइक ही नहीं किया। हम्म, तो मेरा सुख कहाँ है? उस लाइक में है कि आपने क्या किया, आपका सुख का रिमोट किसी और के हाथ में दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन, कि आपके लिए सेटिस्फैक्शन क्या है, समाधान क्या है। और हमें हमारे समाधान का डेफिनेशन ही नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे मत कमाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 1000 करोड़ कमाओ और उतने लोगों की हेल्प करो। करेक्ट। लेकिन तुम्हारा सेटिस्फैक्शन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन हम काउंट करते हैं मनी टर्म्स में। बहुत लोग, मेरे पास ये गाड़ी है तो मैं लोगों को दिखाने के लिए, हाँ इनको दिखा दिया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। हमें क्यूरियस होना है, कॉम्पिटिटिव नहीं, कंपैरिजन नहीं करनी है, मुझे ईर्ष्या नहीं रखनी है कि थैंक्स गॉड तूने मुझे इतना दिया ताकि मैं इतने लोगों की हेल्प करूं, तू मुझे और दे ताकि मैं और ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। तो जब ये एटीट्यूड में आओगे तो चीजें बढ़ती जाएगी। मींस ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है, गाड़ी बंगला, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन वो आउटपुट के जरिए देखना चाहिए आपने कि उसके लिए काम कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा आप भटक जाओगे कि मुझे बंगला लेना है इसलिए मेरे को कस्टमर ज्यादा जुड़ाना है, मेरे को गाड़ी लेनी है तो मेरे को कस्टमर ज्यादा जुड़ना है। तो ये बहुत लोगों के माइंडसेट गलत होता है कि मेरे को इनकी गाड़ी मैंने देखी, ऐसी गाड़ी मेरे को चाहिए, कितने की गाड़ी है, 30 लाख, मेरे को 30 लाख कमाना है, तो 30 लाख कमाने के लिए क्या क्या करूँ फिर, तो फिर इसको ये बेच, उसको वो बेच, मीन्स गलत चीजें भी कर लेते हैं, तो वो इथिक्स नहीं रह पाता। तो वो चीजें होगी तो डेफिनेटली वो गाड़ी भी आएगी ना आपके घर पे, तो वो आप समाधान ही नहीं रहोगे। बहुत लोग ऐसा होता है, गाड़ी घर पे बड़ी बड़ी पड़ी है लेकिन समाधान नहीं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए इस पे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक भिखारी जब सुबह घर से निकलता है तो बीवी को बोलता है कि मुझे कुछ चावल दो। तो बोले आप तो भीख मांगने जा रहे हैं, आपको क्यों चावल चाहिए? तो बोले नेचर का नियम है, अगर हमारे झोली में कुछ रहा है तो लोगों को लगता है इसने किसी ने दिया है तो वो भी तब देते। तो देखो आप भिखारी का जो प्लेट होता है उसमें कुछ कॉइन्स वो डाल के रखता है, करेक्ट, बराबर है। तो वो सोचती है यार मेरा पति तो बड़ा ब्रिलियंट है, वो लेके निकलता है तो रास्ते में क्या होता है, दूसरा भिखारी मिलता है और वो क्या बोलता है उसे कि तेरी आज किस्मत खुल गई, हमारी किस्मत खुल गई, क्योंकि इस गांव का जो राजा है इस रास्ते से जाने वाला है, तो तुझे जो मांगना है मांग ले। तो इसका माइंड चालू हो गया कैलकुलेशन कि मुझे बंगलो चाहिए, बंगलो मांग लू, नहीं गाय मांग लेता हूँ, पैसा मांग लेता हूँ बिजनेस के लिए। तो वो सोचते रहता है और सडनली क्या होता है, एक रथ उसके सामने आता है, राजा उतरता है और वो ही बोलने लगता है भिक्षाम दी। अब देखो इसका माइंडसेट क्या हो गया होगा कि मैंने क्या क्या सोचा था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि मैं मांगने वाला तो और मांग लिया राजा ने। अच्छा मांगा भी किसने? राजा ने, तो देना तो है। और जिंदगी भर आदत क्या थी? मांगने की। बड़े मुश्किल से एक चावल का दाना निकालता है और राजा को देता है, राजा लेके चला जाता है, नमस्ते कर। गांव जाता है, उसे आज बहुत भिक्षा मिली, पिछले 7 सालों में जो नहीं मिला वो सब आज मिला, झोली भर गई कपड़ों से। वो ऐसा घर जाता है, बीवी पूछती बड़े दुखी दिख रहे हो, लेकिन तुम भिक्षा तो बहुत लेके आए। तो बोलता है तुम नहीं जानती देने का दर्द क्या होता है, क्योंकि जिंदगी भर मांगा है। और गुस्से में वो झोली उल्टी करता है तो उसमें से एक दाना सोने का रहता है जो राजा को दिया था। और जिन जिन लोगों ने दान किया है, जो गिवर बने, उनके सारे दाने सोने के हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम देना नहीं चाहते, हम सिर्फ मांगना चाहते हैं। और जिन लोगों ने इस सूत्र को समझ लिया कि बी गिवर्स, तो आप के सारे जीवन के दाने सोने के हो जाए, ये सूत्र है। तो ऑब्वियसली लाइफ में, इन बिजनेस में भी और लाइफ में भी, और जितना दे सकते हो उतना देने की कोशिश करो, सच्चे मन से देने की कोशिश करो। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा यूनिवर्सल आपको उससे 10 गुना लाकर देने वाली है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड से, एक अच्छे माइंडसेट से और अच्छे भाव से लोगों को आप दो, तो जब डेफिनेटली आपको आगे जाके कितना भी मिलेगा। जैसे हमारा डिजिटल मार्केटर है, हमारे जो पूरी ऑडियंस है डिजिटल मार्केट, वो काम कर रही है, मार्केट में काम कर रही है, वो बोलती है कि हाँ 9 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है और जितना बोला उतना काम करना है। और फिर बोलते, फिर एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर ओनर बोलता है अरे यार आपसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप कल से मत आओ, परसों से मत आओ। ऐसे चैलेंजेस भी कभी कभी फेस होते हैं। तो वो ये नहीं जानते कि अरे आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, देने की सोचो। ये सोचिए मत सोचो आप पैसा मिल रहा है अपने को इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। आप जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आप काम करोगे, और आपके लिए है ना, जितना लाइफ में पहले 3-4 साल आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको 15-15 घंटे भी काम करे तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एज अ फ्रेशर ही थे आप,
आपको तो कुछ आता है, अभी काम मिला है तो करो ना काम, करो ना काम। तो कितना आप बोलते हैं ना कि हाँ नहीं नहीं मेरे को तो इतना ही मिल रहा है ना, तो इतना ही काम करो। तो ये माइंडसेट से कैसे आगे बढ़े सर? क्योंकि बहुत लोगों के माइंडसेट यही है आज, एम्प्लॉय के माइंडसेट, जितना काम उतना पगार, पगार जितना मिल रहा है उतना ही काम करे। इससे बाहर कैसे निकले? देखो हम सब एक ट्रैप में अटके कि 9 बजे में 7 बजे या मान लो कोई उठता है, वो क्या करता है 1-2 घंटा मोबाइल देखता है, 9:30 ऑफिस आता है, 10 o'clock पहुंचता है, ट्रैफिक में आता है बंदा, 10 से 11:30 तक काम करता है, थोड़ा सा मोबाइल पे रील्स विल्स देख लेता है तो टी ब्रेक हो जाता है, फिर कैसे भी 15-20 मिनट काम करता है तो लंच ब्रेक आ गया। तो ये अगर हम दिन भर का कैलकुलेशन करें तो सर्वे कहता है ये मैक्सिमम 3 आवर्स ही प्रोडक्टिव होते हैं, और 5 बजे वो घड़ी देखना शुरू करता है क्योंकि 6 बजे घर जाना है। तो इसी ट्रैप में सारे फंसे। अब जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि एक टर्म्स है एनएलपी में, कॉज वर्सेस इफेक्ट। इफेक्ट क्या है कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही है, ये सारे क्या है इफेक्ट है। रूट कॉज क्या है? क्योंकि मैं आउटकम नहीं दे रहा। करेक्ट। अब जैसे ही मेरा सी मेरे ई से बड़ा हो जाएगा, यानी रूट कॉज कि मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उतना डीप डाउन जाके काम नहीं कर रहा हूं, और मेरी सोच भी कौन सी है, एम्प्लॉय वाली। एंटरप्रेन्योर यानी ये कोई डेजिग्नेशन से कनेक्टेड नहीं है, ये तुम्हारा माइंडसेट है। मींस बहुत सारे जो भी वर्किंग वाले हैं वो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम कर सकते हैं 100%, लेकिन वो करते नहीं क्योंकि वो उनका अपब्रिंगिंग वैसे नहीं हुआ है। और जैसे ही वो एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे जाएगा, रूट कॉज पे काम करने लग जाएगा, मान लो वो काम करते करते सोचता है कि आने वाले 10 साल में मुझे इस कंपनी में सीईओ बनना है। अब इसकी सैलरी क्या रहेगी 10 साल में? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहेगी। जब इस माइंडसेट से काम करेगा तभी वो ग्रो होगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम ट्रैप में फंस रहते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है कि ये बोलता है कुछ ना कर, कुछ नहीं मिलता है, उसको नहीं मिला क्योंकि उसका परफॉर्मेंस था, तो वो क्या करता है, 2 लोगों को भी पता उसका परफॉर्मेंस भी क्यों था, क्योंकि उसका माइंडसेट वो था। तो वो बोलता है कि तेरा भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका नहीं हुआ तो तेरा भी कुछ नहीं होगा। हाँ यार तेरा नहीं हुआ मेरा भी नहीं होगा क्या? तो फिर बोलता नहीं यार इसका भी नहीं हुआ मेरा भी नहीं होगा और तेरा भी तो होगा ही। तो जूनियर होता है इंटर्न, वो बोलता है तू इधर क्यों आया, कुछ नहीं इधर। तो पूरा जो फ्लोर होता है वो इसी ट्रैप में फंसा रहता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा ना गिवर्स बनो, कि जैसे आप गिविंग वाला एटीट्यूड रखोगे तो दूसरे गिविंग वाले आपके लाइफ में आएंगे। जैसे सर मेरी खुद की लाइफ में था कि मुझे भी ऐसे बोलने वाले लोग थे, लेकिन मुझे सीखना था इसलिए मैं काम कर रहा था, मुझे सीखना था मुझे इसलिए मैं काम कर रहा था, मैं सीख रहा था काम भी कर रहा था। वो सीखने से क्या हो रहा था, काम भी हो रहा था और आउटपुट भी आ रहा था। तो इसलिए वजह से मैं उस ट्रैप से थोड़ा बाहर निकला। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है जो भी आज काम कर रहा है, वो उसको लगता है कि यार पॉलिटिक्स पे मैं फंसे रहूं, ये नहीं कर रहा है कि मैं वो भी नहीं करूंगा, ये नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं, ये नहीं कर रहा। ये मत सोचो, आप सीखते रहो और काम करते रहो, सीखते रहो काम करते रहो। इस पे टोनी रॉबिन्स बहुत अच्छा बोलते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपका फोकस कहाँ पे है कि आप अगर गलत चीजों पे फोकस रखोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में गलत होगा, और जैसे ही आप पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। तो आपको फोकस कहाँ रखना है ताकि आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में चैनल है। तो ये सिंपल अगर सूत्र लोग फॉलो करने लग जाए कि मुझे ग्रो होना है, मुझे ये बनाना है, तब वो एनर्जी वैसे चैनल आएगी। क्योंकि आजकल है ना सर कि हाँ सीखने को सब कुछ, रिसोर्सेज सब कुछ है, टीम भी बहुत अच्छी है, मैनेजर भी बहुत अच्छे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आधी चीज ऐसी हो जाती है, पूरा अच्छा है 6 महीने 1 साल पूरा अच्छा गया, लेकिन एक आधा पॉइंट ऐसा आ जाता है कि किसी ने किसी को डांट दिया, या फिर होता है ना साल भर अच्छा और एक आधा कुछ होता, तो वो पूरा सिस्टम को ब्लेम करने लग जाता है फिर कि ये ऐसी सिस्टम है, कि ये ऐसी सिस्टम, साल भर तूने ऐसा किया तब उसको सिस्टम अच्छी लगी, वो उससे कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन होता ना कि 10 चीजें अच्छी करो, एक चीज छोटी भी खराब कर दो तो पूरा वो 10 चीजें जो अच्छी की होती है वो खराब हो जाती है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यहाँ तो मैं वही कहने वाला है, जब ऐसे कुछ होता है तो सामने वाले के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। जनरली क्या होता है कि जब भी चैलेंज होते हैं, मान लो सास बहू का लफड़ा है, तो सास क्या करती है, बहू छोड़ के सारे दुनिया में बात करती है, और बहू क्या करती है, सास छोड़ के सबसे कंप्लेंट करती है। यहाँ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा यहाँ क्लियर कहना क्या है कि आपको जिस बंदे से प्रॉब्लम है उसके सामने जाइए, बैठिए। जैसे मुझे प्रसाद से प्रॉब्लम है, मैं प्रसाद जी को क्या बोलूंगा, प्रसाद जी आप क्या सोच रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है, ये मेरे चैलेंज है।
आपका कहना क्या है? तो यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। करेक्ट। कि जिस बंदे से चैलेंज है उससे जाके डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। यस, तो इसी में तो आता है रिलेशनशिप। पूरा रिलेशनशिप का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, तो वो आप जितना अच्छा रिलेशन लोगों को देंगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो रिस्पेक्ट आएगी भी और डेफिनेटली आगे अच्छा ही होगा। तो रिलेशनशिप बहुत जरूरी है लाइफ में, डेफिनेटली। तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ गाइड कर पाएंगे? देखिए, रिलेशनशिप के लिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ रही कि भगवान कृष्ण पांडव और द्रौपदी पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग बहुत ढील दी जा रही थी ये, तो अर्जुन पूछते हैं कि माधव रिश्ते क्या है? तो बोले रिश्ते ये पतंग है, वो जितनी उड़ रही है लेकिन उसका जो संतुलन है वो काय पे? उस धागे पे है। वो धागे को कितना ढील देना है, कहाँ तक ये करना है, ये सारे कंट्रोल इंसान के हाथ में होते हैं। और जैसे तुम वो धागे को संतुलन बनाए रखते हैं उतना तुम ऊंचा उड़ सकते हो। लेकिन जैसे इंसान ऊंचाई पे जाता है वो क्या करता है? अपने रिश्ते तोड़ने लगता है। और जैसे ही धागा टूटेगा पतंग का क्या होगा? तो बिखर जाएंगे। बस यही सिंपल है कि जैसे मोती काय में पिरोए होते हैं धागे में, धागा नाजुक होता है, जैसे ही धागा टूट जाएगा मोती बिखर जाएंगे। तो रिलेशन में उस धागे को हमें संभालना है, उस धागे का संतुलन यही रिश्ते बनाता है। और जैसे ही आप उस धागे को संभालने लगते हो आपके रिश्ते बिखरने लगते हैं, और यही लोग हैं जो तुम्हें फिर ऊंचाई पे लेके जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीवन में धागे का संतुलन। आपके रिलेशन हर सबके साथ अच्छे रहने चाहिए। जैसे बिजनेस में होता है कि आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे रिलेशन, गहराई में रिलेशन होंगे उतना ज्यादा आप हैप्पीली वर्क कर पाएंगे, और जितना ज्यादा हैप्पीली वर्क कर पाएंगे रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे। आपकी टीम ही आपको बड़ा बना। करेक्ट। क्योंकि टीम के साथ रिलेशन खराब तो फिर वो कस्टमर के साथ रिलेशन वो खराब कर लेगा। 100। तो डेफिनेटली एक रूट बहुत जरूरी है कि रिलेशन सबके साथ अच्छे होने ही चाहिए, और नाजुक रिलेशन होंगे तो भी अच्छे ही होने चाहिए कितना भी हो। लेकिन सर बहुत सारे लोग है ना कंप्लेंट है ना, कि रिलेशन तो हम तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आगे वाला नहीं करना चाहता अपने साथ। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली तो दो हाथ है। मैं उसको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे डिसरिस्पेक्ट ही देते जा रहा है। मैं अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ लेकिन वो उसकी ईगो में और उसकी एंगर में और उसकी गिल्ट में फंसा है। तो उस टाइम हम क्या करें ना, उसका प्रॉब्लम है। श्री कृष्ण जी ने 100 उसके गुने माफ कर दिए शिशुपाल के, और लेकिन लास्ट में 100 में तो उसने तो तीर चलाई और उसका सुदर्शन चक्र तो चला ही दिया था ना। तो ऑब्वियसली रिलेशन हम तो अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन आगे वाले का माइंडसेट कैसे चेंज करें सर? वो तो चेंज नहीं हो पा रहा। देखो, एक गड़बड़ी क्या है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं। सबसे मायने क्या रखता है, हम खुद को बदले, खुद इतने बड़े बनते जाए कि हम उस एनवायरमेंट से ही निकल जाए। हम इस ऊंचाई पे आना चाहिए कि अपने आप ये लोग अपने आप तुम्हारे लाइफ से निकल जाए। क्योंकि जब तक हम बड़े बनेंगे नहीं तब तक हम इन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो तुम्हारा एनवायरमेंट, जिम रॉन क्या कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। तो वो 5 लोग कौन है जो तुम्हें हमेशा बड़ा बनाते हैं? तो तुम्हारे वो 5 लोगों की संगत, कि तुम शकुनी के साथ हो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। तो यहाँ लोग क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे हम 100 पे काम करेंगे, वो कितना भी कुछ भी कहे, मैं मेरे काम में मेरा फोकस है, मैं मेरा कर्मों में मेरा फोकस है, वो मुझे रिस्पेक्ट दे ना दे क्या करना है उसका प्रॉब्लम। वही बात हुई ना, आपका रिमोट किसके हाथ में? उसके पास हो गया। तो फिर इसलिए आप अपना काम करे, अपने विजन पे फोकस करे, अपने गोल पे फोकस करे, उस पे अचीव करने की ये चीजें होती रहेंगी। जैसे होता है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। सिंपल। वापस मैं स्पिरिचुअलिटी में आपको लेके जाना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा हेल्थ, पैसा और आपका रिलेशन, ये 3 में लोग फंसे हैं, और स्पिरिचुअलिटी चौथा कॉर्नर जो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं तो जा रहे हैं, बहुत सारा अवेयर भी हो रहा है स्पिरिचुअलिटी पे। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है सर? मींस बहुत सारे जो वर्किंग वाले हैं वो तो मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो घर बैठे ऐसा क्या करे कि वो स्पिरिचुअल जर्नी कर पाए? क्योंकि अभी देखो सर, मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं, संडे एक दिन मिल रहा है तो एक दिन में वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और वापस दूसरे मंडे, तो इसी चक्कर में फंसे। तो स्पिरिचुअली जाने के लिए आप क्या उनको क्या आप बोलेंगे कि ये करो, आपके काम करते करते ये करो, ऐसा कुछ? देखो, सबसे महत्वपूर्ण है भाव कि किस भाव से आप कर रहे हो। अब इसके लिए तो बहुत समय नहीं लगता है कि मैं बैठा हूँ और मैं भगवान का नाम ले लूं कुछ क्षणों के लिए। प्रार्थना क्या होती है?
प्रेयर क्या होती है। तो लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है जिसमें मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी कि 3 संत जिनका बहुत नाम हो गया उस गांव में, तो जो एक चर्च के फादर थे वो भड़क गए कि यार मेरे होते हुए लोग मेरे पास नहीं आ रहे चर्च में और वो तीनों का नहीं जा रहे। तो एक दिन वो उनका पूरा गेटअप लेते हैं, बोले मैं आज मिलने जाऊंगा वो तीनों को। तो वो नदी में वो पूरा गेटअप लेके सारा वो उनके कपड़े वो हाथ में सारी चीजें लेके जाते हैं और नदी पार वो एक पेड़ के नीचे 3 बैठे पहुंचते और पहुंचने के बाद वो उससे पूछते तुम तीनों हो। उनके कपड़े देख के इनको लगता है यार ये इनके पास लोग कैसे जाते हैं पूछने। बोले हाँ हम तीनों हैं। तो तुम ही हो जो लोगों की मदद करते हो। बोले हाँ। तो तुम्हारी प्रार्थना क्या है। तो बोले हम नहीं बताएंगे आप हंसोगे। बोले नहीं नहीं बताओ। तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। बोले नहीं हम अनपढ़ गवार। अरे यार पढ़ना लिखना नहीं आता है तो भी लोग इनके पास आ रहे हैं। तो वो शौक हो जाता है। तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्रार्थना क्या है। तो बोले हमारी कोई प्रार्थना ही नहीं है। फिर बोले लोग क्यों आ रहे। क्योंकि मैं तो पूरी सारी आयतें पढ़ के बताता हूँ। तो वो हंसते हैं डरते भी है कि इसको बताएंगे और इसने श्राप दे दिया क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फादर है चर्च के। तो वो बहुत फोर्स करता है डांटता है। तो बोले ठीक है हम बताएंगे लेकिन आप हंसना। तो बोले प्रार्थना क्या है। प्रार्थना यही है हमने ईश्वर से कहा देखो आप 3 ट्रिनिटी बोलते हैं ना क्रिश्चियन में, हम 3 जैसे आप लोगों का सुनते हो लोगों का भला करते हो वैसे हम भी लोगों का सुनेंगे और हमसे लोगों का भला। ये हमारी प्रार्थना है। तो बोले ये थोड़ी प्रार्थना होती है। प्रार्थना तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी होती है ना। और वो उसे उन्हें सिखाने लगता है। तो वो तीनों जो है वो सीखते हैं लर्न करते हैं और बोले हर संडे चर्च में आना। ये बोलते हाँ आएंगे। वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी से सरेंडर हो गए और इसे भी वो प्राउड फीलिंग आ गया कि देखो मैंने इन तीनों को बदल दिया। जब नदी में वो आधे रास्ते आता है तो वो देखता है कि वो तीनों सन्यासी पानी पे चल के आ रहे हैं और तीनों जैसे ही आते हैं तो पहला बोलता है कि हम तीनों में झगड़ा हो रहा है कि आपने जो प्रार्थना बताई उसमें 1 नंबर पे ये था। तो ये जो चर्च के जो फादर होते हैं ये घबरा जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। मेरी जो रटी गई है वो अस्वीकृत है। तो प्रार्थना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शब्द मैटर नहीं करते तुम्हारे भाव मैटर करते। लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है कि हम सोचते हैं मैं इंग्लिश में तो आप दिन भर भी स्पिरिचुअल रह सकते हो। दिन भर आप भाव आपका अच्छा रहे काम करते हो। आप भाव अच्छा रहे कि आप सपोज मैं सरेंडर मैं अभी घर से निकल रहा हूँ तो आप कंप्लेंट लेके अरे कितना ट्रैफिक है, अरे रोड कितना खराब है, अरे ऐसा, अरे एटलीस्ट रोड तो है। पहले के जमाने में तो रोड भी नहीं थे। अबे ट्रैफिक है हाँ पहले जमाने में तो कुछ भी नहीं, लोग भी दिख नहीं रहे थे, अभी लोग तो दिख रहे हैं। तो आप कौन से भाव से मींस हर टाइम पे आप स्पिरिचुअल रह सकते हो 100%। तो वो भाव ही है बस स्पिरिचुअलिज्म हमारा भाव श्रद्धा करेक्ट कि मुझे आज खाना दिया थैंक्स गॉड। क्योंकि सर अब मैं देखता हूँ ना कि टीवी वाले है ना ये अपना भाव खराब कर देते हैं। टीवी वाले क्या करते हैं इधर इतना ट्रैफिक है इतना इधर ऐसा हुआ उतना इधर ऐसा हुआ वो देख लेते हैं अपने माइंड में वही आ जाता है और फिर हम बाहर निकलते हैं तो बस ब्लेम ये इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, अरे निकलना दिखता नहीं है, निकल बाहर निकल ऐसा वैसा। तो आप भाव अच्छा रखते हो कि भाई बाहर निकला हूं मैं तो अच्छा करने के लिए निकला हूं, लोगों का अच्छा करने के लिए निकला हूं, मेरा मन प्योर है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली फिर ये तो हम हर टाइम स्पिरिचुअल है और आप पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हो तो हर टाइम स्पिरिचुअल है ना। जैसे कृष्ण जी भी कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो तो हम हर टाइम आप प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में रहना ही तो बोला जाता है कि आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल का मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में रहे तो मींस अच्छा काम करे तो आप प्रेजेंट में रहो। आप दूसरों को गालियां दोगे, दूसरों को ये करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, गालियां अट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप जितना भी अच्छा करो तो उतना इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। तो हमें इसमें नहीं अटकना है, हमें हमारे पॉजिटिविटी भाव शुद्ध जैसे जैसे होते जाएंगे और आप अवेयर होते जाओगे सजग होते जाओगे तो आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी होने वाली। भाव अच्छा है तो डेफिनेटली आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करोगे और डेफिनेटली अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। और 2 लोगों का अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो भी अच्छा ही होगा। और अच्छा ही ऐसी होती है गुनी 2 गुना 3 गुना 5 गुना होता है और बुराई तो अपने में खराब कर लेते हो तो अपना लाइफ ही अपना खराब हो जाता है।
तो डेफिनेटली बहुत सारे सर आज के इस पॉडकास्ट में सर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, वर्क लाइफ बैलेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, क्या क्या नहीं मीन्स ये किसी ने देख लिया सर तो वो बस इसको लीक ले जाए ना, कुछ रामायण महाभारत, कितनी कहानियां ले ली सर अपन ने इस पूरे पॉडकास्ट में। और आपका जो जो समझाने का तरीका है ना सर वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि कहानी से जो रिलेट कर पाते हैं ना और वो जो इमेजिन कर पाता है तो वो जबरदस्त है। क्योंकि मैं भी बहुत कुछ सीखा हुआ और डेफिनेटली मेरी ऑडियंस तो बहुत सीखेगी। तो डेफिनेटली सर आज का जो सेशन था ना सर कि फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ मैं बोलता ना कि सेटिस्फैक्शन, लाइक एंड ऑफ द मैं बोलूंगा एक सेटिस्फैक्शन मिला आज के सेशन में। और इसका 5% भी कोई अप्लाई कर देता ना सर, 5% ये जो पूरा सीखा है उसमें से 5% भी कोई अप्लाई कर देता है उनके लाइफ में और कंसिस्टेंट बेसिस कर लेता है, तो क्या लगता है सर, आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है सबसे कि अपने भीतर के हनुमान को आप क्लियर कमांड दे, ताकि वो आपका जो राम है और जो आपकी डेस्टिनी है सीता, वो एक रूप हो और आप जीवन में आपके राम राज्य का निर्माण हो। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस हनुमान, राम जी और लक्ष्मण और सीता माता एक रूप होंगे तो डेफिनेटली आपके परिवार में, आपके बिजनेस में राम राज्य आएगा। डेफिनेटली सर, आपका जो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज्यादा यूनिक था सर, और इसी के ऊपर और भी इन फ्यूचर हम करेंगे, और भी एक टॉपिक पर और भी कैसे डेप में जा सकते हैं। तो आप कमेंट आते लोगों की किसी और डेप में लेके जाना है तो हम करेंगे और भी। तो लेकिन कमेंट आते नहीं सर, वो हमारी जो ऑडियंस है ना कमेंट नहीं करती, लाइक नहीं करती, इसलिए एक डेप में जाने का मौका नहीं मिलता। तो करेंगे ना कमेंट वगैरह, करो कमेंट, हम और एक खाली टॉपिक में डेप में जाएंगे। तो सर आप इसके कुछ वर्कशॉप भी लेता हूँ ना इसके, तो वर्कशॉप का थोड़ा सा डिटेल्स बता दें कि हमारी ऑडियंस। जनरली जो लॉज ऑफ अट्रैक्शन थ्रू रामायण है वो हमारा 1 डे वर्कशॉप होता है, और होता है वो होटल्स में होता है, होटल्स में एक दिन का वर्कशॉप होता है। और यू हैव टू पे ओनली वेन्यू चार्ज, उसमें हम सिर्फ वेन्यू चार्ज ही लेते हैं, ताकि ये इसका उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम लोग रामायण को अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि उन्हें ये ना बोलना पड़े कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। करेक्ट सर। वेन्यू चार्ज में सर फिर आपको कैसे सेटिस्फाइड? वेन्यू चार्ज तो बहुत कम हो गया ना सर, तो आपके इसका उद्देश्य यही है कि वे मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंचे और उसके बाद उनके जीवन में जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हमने वो बताया था ना कि एक चावल तो वो कब सोने का बनेगा हमें पता नहीं। तो बी गिवर्स इन योर लाइफ, जो भी अच्छा फोकस है कि बस देना है लोगों को ये रामायण का जो जो चीजें है, क्योंकि इतने डेप में रामायण किसी ने एनालाइज किया ही नहीं होगा, कोई बिजनेस कोच मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में। जैसे विवेक वितरक मैंने देखा है कि वो भगवत गीता पे ज्यादा फोकस करके उन्होंने इतना कंटेंट बनाया है, क्योंकि जितने श्लोक बने उनके बिजनेस कंटेंट बना दिया। लेकिन आप रामायण के ऊपर इतना कंटेंट बनाओ सर, इतना कंटेंट बनाओ और लोगों को समझाओ कि हनुमान, सीता, आपका ये राम, इनका रावण, सबसे इम्पोर्टेंट रावण को कैसे बाहर निकले आपकी लाइफ से। तो इतना कंटेंट बनाओ सर इसके ऊपर, और डेफिनेटली लोगों को अवेयर कराइए, और इसके वजह से डेफिनेटली सर बहुत चीजें हर जगह निर्माण होगा, और डेफिनेटली हैप्पीनेस और सुख, जो सबका जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, जो अल्टीमेट गोल है सबको सुखी रहना, वो सुखी कब होगा? जब राम राज्य मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सुखी रहेगा। तो आज के पॉडकास्ट में गाइस इतना ही। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आज ही सब्सक्राइब करके रहो इस चैनल को, और विवेक डोबा जी की जो वर्कशॉप है उनका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और पूरा उनके नंबर भी दे दूंगा, जिनको भी डेट में जाना है, समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को, मैनिफेस्टेशन को, रिलेशन, लाइफ ट्रायंगल, बहुत सारे डेट में चीजें हुई है, समझना है तो विवेक सर का भी, विवेक डोबा जी का भी नंबर में नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स। सर आपका नंबर है, टीम का नंबर है? टीम का नंबर होगा, उनसे बात करिए, और आपको भी और डेट में जानना हो, आपके परेशानी, आपको जो भी बात करना हो उनसे आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।